आज मैं आपको कंपल्सरी इंग्लिश 1 अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी BA, BS, B.Ed एसोसिएट डिग्री कोर्स कोड 1423, 5404 और 9407 कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में यूनिट 1 के मुतालिक लेक्चर दूंगी। सारा लेक्चर मैं आपको उर्दू में एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी ना हो, और जो एक्सरसाइज है उसके मेन पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी ताकि एक्टिविटीज़ करने में आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो जैसे कि आपको पता है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में BA, BS, B.Ed और एसोसिएट डिग्री का इंग्लिश का पेपर बिल्कुल बुक के अकॉर्डिंग नहीं आता। बुक में आपको बता दिया जाता है कि कौन सी एक्टिविटी किस तरीके से करनी है। अगर आपको बुक में एक्सरसाइज 1 दी है तो लाजमी नहीं है कि यही एक्सरसाइज 1 आपके पेपर में आए, जबकि एक्सरसाइज 1 का जो पैटर्न है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस आपके पेपर में लाजमी आते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये एक्सरसाइज आपको कैसे करनी है, तो वीडियो को एंड तक देखें। और उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जब मैं यूनिट 2 अपलोड करूं तो आपको उसके मुतालिक पता चल जाए। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझा सकूं ताकि आपका पेपर भी अच्छे हों और आपका रिजल्ट भी अच्छा है। तो चलें शुरू करते हैं। तो पहला यूनिट है आपका आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चन। इस यूनिट में आपको इंग्लिश में सवाल पूछने के मुतालिक सिखाया गया है कि इंग्लिश में सवाल किस तरह पूछे जाते हैं, और अगर आपसे कोई इंग्लिश में सवाल करता है तो आपको उसका आंसर कैसे देना है। अगर आपको ये यूनिट स्टार्ट में ही समझ आ गया तो आपके लिए इसकी एक्टिविटीज़ करना बहुत इजी है। तो यूनिट को ध्यान से सुने, इसकी एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुने और अपनी बुक्स पे मार्किंग साथ साथ करते जाएं। जो इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट्स आपको लग रहे हैं मैं बोल रही हूँ, आप उसको राइट डाउन करते जाएं। तो सबसे पहले हम इसका रिकॉर्डेड टेक्स्ट देखते हैं जो क्या है। तो जी है, अ यंग मैन यासिर हैज़ बीन स्टॉप्ड for overspitting. A policeman is asking him some question. Listen to the conversation between them. तो देखें, इन्होंने पहली सिचुएशन आपको एक ऐसी दे दी है जिसमें एक ऐसा सीन है कि जो पुलिस वाला है उसने चालान किया है एक लड़के को, और जाहिर बात है जब वो चालान करेगा तो वो सवाल भी पूछेगा, और वो किस तर्ज से सवाल पूछेगा आपने उस पर फोकस रखना है, उसको समझने की कोशिश करनी है ताकि आपके लिए आगे एक्टिविटीज़ करना आसान हो। पुलिसमैन, मे आई नो योर नेम प्लीज? क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? यासिर, व्हाट? यासिर, क्या? पुलिसमैन, योर नेम प्लीज? आपका नाम बराए मेहरबानी। यासिर, ओ यस, यासिर मलिक। यासिर, जी हाँ, यासिर मलिक। पुलिसमैन, एंड योर एड्रेस? और आपका पता? यासिर, पुलिसमैन, योर एड्रेस सर, वेयर डू यू लिव? आपका पता जनाब, आप कहाँ रहते हैं? यासिर, 45 मारगल्ला रोड। पुलिसमैन, एंड योर एज? और आपकी उम्र? हाउ ओल्ड आर यू? और आप कितने साल के हैं? यासिर, 21। पुलिसमैन, हैव यू गॉट योर ड्राइविंग लाइसेंस सर? क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है जनाब? यासिर, नो, नॉट एट दैट मोमेंट। कैन आई ब्रिंग इट टू द पुलिस स्टेशन लेटर? नहीं, इस वक्त नहीं। क्या मैं इसे बाद में पुलिस स्टेशन ला सकता हूँ? ये घर पर है। इज़ एट होम। पुलिसमैन, सर्टेनली सर। व्हाट मेक इज़ दिस कार? पुलिसमैन, यकीनन जनाब, ये कार क्या है? यासिर, इट्स टोयोटा करोला। ये टोयोटा करोला है। पुलिसमैन, एंड व्हाट ईयर इज़ इट? और कौन सा साल है? यासिर, 2006। पुलिसमैन, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ड्राइविंग? आप कब से गाड़ी चला रहे हैं? यासिर, अबाउट 5 years, तकरीबन 5 साल। पुलिसमैन, हैव यू एवर बीन स्टॉप बाय द पुलिस बिफोर? क्या आपको कभी किसी पुलिस वाले ने रोका है? यासिर, नो, नेवर, नहीं, कभी नहीं। चलें अब देखें, नेक्स्ट है लेट्स रिपीट द क्वेश्चन दैट द पुलिसमैन आस्क्ड यासिर।
अब आपने इन सवालों को पढ़ें, ये वही सवाल हैं जो पुलिसमैन ने यासिर से पूछे। मे आई नो योर नेम प्लीज सर, योर नेम प्लीज सर, एंड योर एड्रेस सर, वेयर डू यू लिव, योर एज, हाउ ओल्ड आर यू, हैव यू गॉट योर ड्राइविंग लाइसेंस सर, व्हाट मेक इज दिस कार एंड व्हाट ईयर इज इट, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ड्राइविंग, हैव यू एवर बीन स्टॉप्ड बाय द पुलिस बिफोर। ठीक, अब देखें ये जो सवाल हैं ये एक डायलॉग के बीच में और बातों यानी गुफ्तगू के दौरान पूछे गए सवाल हैं, लेकिन देयर आर मैनी वेज ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इन इंग्लिश बट द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज क्वेश्चन आस्क्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज बीइंग्स विद द लेटर WH एक्सेप्ट द क्वेश्चन वर्ड हाउ। इंग्लिश में ज़्यादातर जो सवालात पूछे जाते हैं उनकी शुरुआत WH के लेटर से होती है सिवाय हाउ के। To ask WH question correctly in English, we must put the WH word in front. WH question पूछने के लिए इंग्लिश में हमें WH का लफ्ज़, ये दो लेटर हमें सवाल के शुरू में लगाने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे What is your name? What, WHAT. Where do you live? Who are you? Whose pen is this? आपने देखा कि what, where, who, whose ये सब वर्ड्स WH से शुरू होते हैं। अब मैं आपको समझाऊंगी कि WH क्वेश्चन वेयर, व्हेन, व्हाट, व्हिच, हु, हुज, हुम ये किन मौक़ों पे यूज़ होते हैं, किस वजह से यूज़ होते हैं। अगली एक्टिविटी देखें। फर्स्ट एग्जांपल है व्हेन। व्हेन अमूमन टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। व्हेन का मतलब होता है कब, और ये अमूमन वक्त के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे When did they go to Peshawar? वो पेशावर कब गए, लास्ट ईयर। वेयर हमेशा उस जगह यूज़ किया जाता है जब हमें किसी जगह के बारे में पता करना हो। जैसे वेयर मीन्स, वेयर का मतलब है कहाँ। प्लेस, वेयर डिड दे स्टे इन पेशावर, इन आ गेस्ट हाउस। वाई मीन्स क्यों। वाई हमेशा कोई वजह या रीज़न पूछने के लिए यूज़ किया जाता है। Why did they go to Peshawar? वो पेशावर क्यों गए? Because they wanted to visit some old friends. What हमेशा किसी चीज़ के मुतालिक पूछने के लिए कि ये क्या है, किसी ऑब्जेक्ट के मुतालिक पूछने के लिए यूज़ किया जाता है। What did they buy from Peshawar? Which means कौन सा। यह हमेशा choice of two के तौर पर यूज़ किया जाता है। Which item did she like the best? उसे कौन सा आइटम पसंद है। तुम कौन सी क्लास में हो, तुम्हें कौन सी आइसक्रीम पसंद है। तो उस सब के कौन से के लिए कौन सा, कौन सी, कौन से, उन सब के लिए आप विच यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हुज। हुज मतलब जिसका या किसका। ये एक पोसेशन है। लाइक हुज बैग वॉज द हैवीएस्ट, किसका बैग सबसे भारी है। ऐसे आप कह लेंगे जैसे किसी चीज़ को अगर हम पॉइंट करते हैं कि ये किसका है, हुज बैग इज़ दिस, हुज पेन इज़ दिस। किसी चीज़ की मलकियत बताने के लिए हम हुज का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है होम। होम मीन्स किसे। यह हमेशा पर्सन्स के लिए यूज़ होता है। होम डिड दे मीट, पर्सन। आपने किसे मिलना है आपको, किसने कही है ये बात। हु, पर्सन। हु टुक देयर ऑर्डर एट द रेस्टोरेंट, किसने उनका ऑर्डर लिया था रेस्टोरेंट में। हु आर यू, तुम कौन हो। नेक्स्ट है हाउ। हाउ एक ऐसा वर्ड है जो WH से शुरू नहीं होता, लेकिन ये एक मैनर के, एक अखलाकियात के ज़मरे में जाता है। जैसे हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ यू फीलिंग नाउ, आपको अब कैसा महसूस हो रहा है। तो ये जो कैसे हैं, कैसी हो, कैसा है, इस कैसे के लिए हम हमेशा हाउ का यूज़ करते हैं। समटाइम्स हाउ कितने के लिए भी यूज़ होता है। लाइक हाउ मैनी चिल्ड्रन डू यू हैव, तुम्हारे कितने बच्चे हैं। तो कितने और कैसे के लिए हम हाउ यूज़ करते हैं। आपकी आसानी के लिए मैं सारे क्वेश्चन वर्ड दोबारा रिपीट करती हूँ। आप इसको नोट डाउन कर लें अपनी बुक पे, ताकि एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए आपको किसी किस्म की मुश्किल ना हो। व्हाट क्या, वाई क्यों, वेयर कहाँ, व्हेन कब, जब, हु कौन, whom किसे किसको, whose किसका, which कौन सा, how कैसे, how much कितना, how many कितना,
हाउ फार कहाँ तक, हाउ लॉन्ग कब तक। चले जी हम आते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जो है मिसेस सद्दीकी हैज़ जस्ट heard that her grandson is going to get married in a few days. She wants to know all about the girl, so she asks a lot of questions. In the column below, the question and answer are all mixed up. Can you match the question given in the correct answer in the column 2? column 1 और column 2 में ये हमारे मिक्स करके आंसर भी दिए हैं और क्वेश्चन भी दिए हैं किसके मुतालिक कि मिसेस सद्दीकी अपने ग्रैंडसन की जो शादी हो रही है, जिस लड़की से हो रही है, उस लड़की के मुतालिक वो सब कुछ जानना चाहती हैं। सो उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे हैं उनके आंसर इधर मिक्सअप हैं, तो वो आपको मैच करने हैं और मुझे यकीन है कि आप कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट वाला देखें, व्हाट्स हर नेम, मीन्स उस लड़की का नाम क्या है। फर्स्ट कॉलम 1 के फर्स्ट वाले का आंसर कॉलम 2 के एफ वाला है। सेकंड वाला देखें, वेयर डज शी लिव, वो कहाँ रहती है। अब कॉलम 2 में देखें वो कहाँ रहती है। लास्ट वन देखें जे वाला, इन पिशावर। कॉलम 1 में देखें, हाउ ओल्ड इज शी, वो कितने साल की है। तो कॉलम 2 में सेकंड लास्ट पे आई वाला ऑप्शन 20 ईयर्स की है वो। क्वेश्चन 4 देखें, हैज़ शी फिनिश्ड कॉलेज, क्या उसने कॉलेज फिनिश कर लिया। अब इधर हैज़ क्यों लगा है यह हम आपको आगे की एक्टिविटीज़ में आपको बताऊंगी, तो आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट होगा, इजी होगा इसको समझना। फ़िलहाल आपको समझ आ रही होगी वो कॉलेज का यहाँ पूछ रहे हैं, तो आप उसको यहाँ पे देखें उनको इस कॉलेज में। हैज़ शी फिनिश्ड कॉलेज 4 वाले का आंसर है एच वाला, येस शी हैज़। तो चलें इसकी आगे एक्सरसाइज पे जाते हैं। इसकी बाकी के जो हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये आप खुद फाइंड करें और इसको लिखें और आपके लिए काफ़ी मुश्किल नहीं होगा। अब देखें ये वही वाले सवाल आए हैं एक्सरसाइज 2 में। क्वेश्चन है, आंसर आपको दिए हुए हैं। क्वेश्चन वही हैं जो ऊपर कॉलम 1 में आपको दिए हैं। अब इसमें उसने अपना नाम बताया है आंसर में, तो ऊपर फर्स्ट 1 कॉलम में देखें, फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट नंबर पे देखें लिखा है व्हाट्स हर नेम, वही चीज़ इस वाले क्वेश्चन में आएगी, व्हाट्स हर नेम। सेकंड है इन पेशावर, मतलब वो जगह का पूछ रहे हैं कि वो कहाँ रहती है, तो सेकंड वाला देखें आप, वेयर डज शी लिव, आंसर इन पेशावर। तो अब उसमें ये आपको बता रहे हैं, इन दिस यूनिट वी विल लुक क्लोजली एट 8 डिफरेंट वेज ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इन इंग्लिश, लेट अस फर्स्ट लर्न द रूल। अब इस यूनिट में आपको वो 8 डिफरेंट तरीके सवाल पूछने के इंग्लिश में बताएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन टाइप 1 देखें। अब स्टेटमेंट है शी इज़ प्रिटी, वो खूबसूरत है, प्यारी है। क्वेश्चन देखें इसका, इज़ शी प्रिटी। अब ये एक क्वेश्चन की ही फॉर्म है। इसमें नीचे देखें एक नोट लिखा है, प्लीज़ नोट डैट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन the subject she of the statement and the verb to be am, is, are, was, were are inverted, changed, around or reversed। कि जो सब्जेक्ट के साथ वर्ब यूज़ होगा, जैसे am है, is है, are है, was है, were है, क्योंकि वो एक लड़की है तो is यूज़ हुआ, तो वो जो वर्ब है वो इन्वर्ट भी हो जाएगा इन क्वेश्चन में, चेंज्ड होगा और रिवर्स्ड भी हो जाएगा। मतलब कि वो वर्ब क्वेश्चन के स्टार्ट में आएगा। जैसे शी इज़ प्रिटी था तो शी सब्जेक्ट थी और इज़ जो था वो वर्ब था, तो इज़ शुरू में आ गया क्वेश्चन में, तो वो हो गया इज़ शी प्रिटी। ठीक है ना। अब उसमें वो आपको कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग आंसर एंड राइट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन बाय रिवर्सिंग द सेंटेंस स्ट्रक्चर। आपने आंसर आपको नीचे दिए हुए हैं, दे आर इंग्लिश। जैसे आंसर है, जो बोल्ड में लिखा है ना, आर लिखा है, उसको आप शुरू में कर देंगे तो ये हो जाएगा आर दे इंग्लिश। सेकंड वाला इसी तरह हो जाएगा, अंजुम वाज हियर। वॉज को जब आप शुरू में रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा वॉज अंजुम हियर। तो बाकी के 3 भी ऐसे ही होंगे, इनके आंसर आप पीछे चेक कर सकते हैं। तो जनाब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन टाइप 2। अब इस वाले क्वेश्चंस में क्या है, इसमें दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज सिमिलर टू टाइप 1। ये टाइप के जो क्वेश्चन है ये टाइप 1 के ही सिमिलर हैं, जिसमें इज, एम, आर हमारा क्वेश्चन टाइप 1 में लग रहा था। द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस शी एंड दे एंड द ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब हैव एंड कैन रिवर्स्ड। इसमें हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैज़ और कैन यूज्ड हुआ है।
ठीक है। जैसे स्टेटमेंट देखें, शी हैज़ फिनिश्ड स्कूल, सो क्वेश्चन है हैज़ शी फिनिश्ड स्कूल। स्टेटमेंट है दे कैन कम टुमारो, क्या वो कल आएंगे। और क्वेश्चन है कैन दे कम टुमारो, क्या वो कल आएंगे। तो आप इसकी एक्सरसाइज देखें। एक्सरसाइज जो यहाँ पे 4 मेंशन है, आपको बुक में वो एक्सरसाइज 6 है, तो आप उसको रीड करें। क्वेश्चन उसमें है फॉर्म क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग आंसर बाय फॉलोइंग टाइप 2 रूल्स गिवन अबव। यू मे नोटिस दैट देयर आर डिफरेंट ऑक्सिलरी वर्ब यूज बट यू कैन फॉलो द सेम रूल, फॉलो द एग्जाम्पल। इसमें वही जो ऊपर आप समझ गए होंगे वही आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिया है। कैन ही टेक इट टू द स्टेशन, ही कैन टेक इट टू द स्टेशन। सेकेंड वाला देखें, आंसर है शी विल कम टू कराची। ठीक है, अब जो बोल्ड फॉन्ट में लिखे हुए हैं, जैसे विल लिखा है सेंटेंस में, तो ऑब्वियसली विल जो है वो रिवर्स रो के शुरू में आ जाएगा, तो क्वेश्चन में आएगा विल शी कम टू कराची। थर्ड है शी हैज़ बॉट अ न्यू कार, तो हैज़ जो है वो रिवर्स रो के स्टार्ट में आ जाएगा, तो वो हो जाएगा शी हैज़ बॉट अ न्यू कार। ये फॉर्म की आपको एक फॉर्म बता रहे हैं क्वेश्चन बनाने की, तो बाकी दो आप खुद गेस करें। अब आप क्वेश्चन टाइप 3 देखें। इसमें if there are no verb to be and no helping verb in the sentence, then we use do, does or did to form a question. इसकी स्टेटमेंट आप देखें, he likes coffee। अब he likes coffee में is, am, are, has, can टाइप का कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो जिन क्वेश्चंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है उसमें हम क्या लगाएंगे सवाल बनाने के लिए, do, does या did का इस्तेमाल करेंगे। अब स्टेटमेंट है ही वेंट टू सियालकोट, डिड ही गो टू सियालकोट। अब देखिए, अब इसमें ऊपर वेंट है, नीचे गो है, कौन सी फॉर्म लग रही है वर्ब की, इसमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये आपको मज़ीद अच्छा एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको बताती चलूँ कि ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगर आपका हेल्पिंग वर्ब या आपका सेंटेंस प्रेजेंट है, मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें आप डू और डज लगाएंगे। और डू और डज भी आप किन के साथ लगाएंगे, आप देखें डू आप लगा सकते हैं सब्जेक्ट में, देखें आई, यू, वी और दे के साथ, और डज आप लगाएंगे ही, शी और इट के साथ। अगर ये मौजूदा हाल में काम हो रहा है, मौजूदा हालिया जुमला है, तो आप डू और डस का इस्तेमाल करेंगे इन सब्जेक्ट के साथ। और अगर पास्ट का कोई जुमला है, जैसे मैंने ये काम किया था, मैं स्कूल गया था, तो उसमें आप डिड लगाएंगे हर सब्जेक्ट के साथ, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट के साथ आप डिड लगाएंगे पास्ट सेंटेंस में। प्रेजेंट में डू और डस लगाएंगे। अब ये स्टेटमेंट देखें, दे नीड अ कार। क्वेश्चन है डू दे नीड अ कार। दे नीड अ कार, उन्हें गाड़ी की ज़रूरत है, तो मतलब ये हालिया जुमला है, प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट में मैं आपको पीछे बताया है दे आएगा तो हम डू लगाएंगे, तो इसमें हम इजीली क्वेश्चन बना सकते हैं डू दे नीड अ कार। अब एक्सरसाइज नंबर 7 है, ये प्रिंट बुक में 5 है, आपके पास जो हार्ड कॉपी है बुक की उसमें 7 है। अब देखें फॉर्म क्वेश्चंस फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट और आंसर। क्वेश्चन है डज, आंसर है शी कम फ्रॉम पेशावर। आप देख सकते हैं पीछे ही, शी, इट के साथ क्या लगा है, तो डज शी कम फ्रॉम पेशावर। सेकंड क्वेश्चन है, आंसर है आई एंजॉयड दैट फिल्म। मैंने वो फिल्म बहुत इंजॉय की थी। अब ये थी है, इट मीन्स पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस में आई, वी, यू, ही, शी, इट के साथ क्या लगेगा, डिड आई एंजॉयड फिल्म। तो उसके बाकी जो है 3 हैं, ये इसके क्वेश्चंस हैं, ये आप खुद सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद आंसर लास्ट में चेक करें, ताकि आपको पता चल सके कि आपको कितने अच्छे तरीके से समझ आई है। जी तो जनाब, अब मैं आपको सॉफ्ट कॉपी से नहीं बल्कि हार्ड कॉपी बुक से आपको स्टेटमेंट और क्वेश्चन समझा देती हूँ, क्योंकि बुक मुझे नहीं मिल रही थी। आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटी की तरफ से बुक का काफ़ी इशू है, तो बहुत मुश्किल से मुझे एक बुक मिली है, तो होप आप इसे अच्छा समझ सकेंगे। तो क्वेश्चन टाइप 4 है, स्टेटमेंट देखें, द फिल्म फ्राइटेंड हिम। क्वेश्चन है व्हाट फ्राइटेंड हिम। स्टेटमेंट है जमाल टोल्ड मी अबाउट द फिल्म। क्वेश्चन है हु टोल्ड यू अबाउट द फिल्म। अब इन क्वेश्चंस में व्हाट, हु, विच, हुज और होम यूज होगा। व्हाट, विच, हु एंड और होम
WH से स्टार्ट हो रहे हैं और यही इंग्लिश के सही क्वेश्चन की फॉर्म होती है। विच, वट, हु, हुज एंड होम। विच मतलब कौन सा, वट मतलब क्या, हु मतलब कौन, हुज मतलब किसका एंड होम और किसको। कैन बी यूज टू आस्क अबाउट पार्ट ऑफ द सेंटेंस अदर देन द सब्जेक्ट। मतलब ये मौजू के अलावा जुमले के कुछ हिस्सों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ही केम लास्ट वीक, वो पिछले हफ्ते आया था। अब जाहिरी बात है स्टेटमेंट है, वो पिछले हफ्ते आया था, तो क्वेश्चन होगा वो कब आया था। व्हेन डिड ही कम। ठीक है, डिड और डज और डू का कॉन्सेप्ट मैं आपको क्वेश्चन 3 टाइप में बता चुकी हूँ, तो आप उसको वापस जाके देख सकते हैं कि यहाँ पे डिड क्यों लगाया। अब स्टेटमेंट है ही लिव्स इन कराची, वो कराची में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आया है वेयर डज ही लिव। स्टेटमेंट है। एक्सरसाइज 8 देखें, फॉर्म क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट आपको दी हुई है द स्टॉर्म वोक मी अप। अब उसके आगे आपको व्हाट भी लिखा दिया है बुक में, मीन्स के व्हाट जो है इस क्वेश्चन, इस स्टेटमेंट का क्वेश्चन व्हाट से बनेगा, तो व्हाट वोक्स मी अप। ठीक है, स्टेटमेंट दी हुई है उज़मा रैंग मी लास्ट नाइट, उसके आगे हु लिखा है, मीन्स उज़मा की जगह हु लगेगा, हु रैंग मी लास्ट नाइट। तो अब इसमें देखें स्टेटमेंट है ही केम बाय बस। अब यहाँ पे वो कैसे आया इसका मतलब ये है। ठीक है, हाउ ही केम, हाउ ही केम, वो कैसे आया। ठीक है, कैसे, कैसे की जगह हमेशा हाउ लगता है। आई ड्रॉ, ही बॉट दिस सूट फ्रॉम न्यूयॉर्क, उसने ये सूट न्यूयॉर्क से खरीदा। वेयर ही बॉट हिज सूट। ठीक है, न्यूयॉर्क की। अच्छा जी, नेक्स्ट सेक्शन बी में जो है हमारे पास उन्होंने दिया है द सिंपल प्रेजेंट टेंस और द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब इसमें सेक्शन बी में आपको द सिंपल प्रेजेंट टेंस और द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आपको दिए हुए हैं। तो पहले तो आपको ये मैं पैराग्राफ बताती हूँ, समझाती हूँ, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसमें करना क्या है, वो भी बहुत इजी वे में। तो the simple present tense is used to express general facts. The simple present tense is also used to express a habitual action, an event, a repeated action, a feeling and a thought. Read the following sentence carefully and understand how simple present tense is used to express different ideas. अब सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होते हैं वो हमेशा जनरल फैक्ट्स के बारे में, जो हकीकत पे मबनी मालूमात होती है उसको ज़ाहिर करते हैं। जो प्रेजेंट टेंस होते हैं वो आपके आदतों को भी ज़ाहिर करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप कोई इवेंट है, कोई त्यौहार है, वो भी ज़ाहिर हो जाता है। उसमें आपकी कोई एक्शन, कोई फीलिंग या आपकी कोई सोच भी ज़ाहिर हो जाती है। ये उन्होंने आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसको आप रीड करें। तो इसमें फर्स्ट वाला है रेक्टेंगल्स हैव 4 साइड्स। ये फैक्ट है, रेक्टेंगल्स की 4 कोने होते हैं, 4 साइड्स होती हैं। पाकिस्तान डे टेक्स प्लेस ऑन मार्च 23। फ़रदाद पाकिस्तान, पाकिस्तान डे 23 मार्च को होता है। अब इसमें थर्ड है द मून सर्कल्स द अर्थ वंस एवरी 28 डेज। ये एक फैक्ट है, हकीकत है। ठीक है, माई फादर गोज टू प्ले टेनिस एवरी सैटरडे इवनिंग, ये एक आदत है। ठीक है, माई हैबिट है। माई ग्रैंड मदर सेंड मी क्लॉथ ईच स्प्रिंग, ये एक रिपीटेड एक्शन है, यानी कि जो ग्रैंड मदर हैं वो हमेशा ही बाहर में कपड़े भेजती हैं। ठीक है, तो ये रिपीटेड एक्शन है, बार बार हो रहा है, भेजती हैं। आई लव टू ईट पिज़्ज़ा, मुझे पिज़्ज़ा खाना पसंद है, ये एक एहसास है, एक फीलिंग है। द स्प्रिंग सेमेस्टर स्टार्ट इन जनवरी एवरी ईयर, स्प्रिंग सेमेस्टर जो है वो हमेशा जनवरी में स्टार्ट होता है हर साल। अब ये फैक्ट है, हकीकत भी है, रिपीटेड एक्शन, एक बार बार किए जाने वाला एक्शन भी है और ये एक इवेंट भी है। इट्स ओके आई डू सिंपैथाइज विथ यू, ठीक है मैं तुम्हारे साथ काफ़ी हमदर्द हूँ या मुझे तुम्हारे से काफ़ी हमदर्दी है, ये एक सोच है। अब इसमें आपने एक बात नोट की होगी, ये जितने भी सेंटेंसेस आपको दिए हुए हैं ये सब हालिया सेंटेंसेस हैं, इन सब में काम हो रहा है, काम हो रहा है। इसमें कहीं भी ये नहीं कि काम हुआ। मुझे पिज़्ज़ा खाना पसंद था, ये नहीं है, मुझे पिज़्ज़ा खाना पसंद है।
इसके लिए मैं आपको इसको और सिंपल करती हूँ, तो जो मैं आपको समझा रही हूँ इसे समझें तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। ये सिंपल टेंस समझने से पहले आपको समझना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब एक ही चीज़ है, जैसा कि ये अल्फाज से ज़ाहिर होते हैं, ये मदद के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे कि इंग्लिश में कोई भी जुमला वर्ब के बगैर नहीं बन सकता, क्योंकि वर्ब हमें जुमले का टेंस बताते हैं और टेंस के बगैर कोई जुमला नहीं बनता। इंग्लिश में टेंस का इजहार एक लफ्ज़ वाले वर्ब से ही होता है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस में और सिंपल पास्ट टेंस में हो। सिंपल प्रेजेंट टेंस में मिसाल के तौर पर एक जुमला है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो इसकी इंग्लिश है आई प्ले क्रिकेट। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक छोटा सा जुमला है। अगर मैं यही जुमला पास्ट टेंस में कहना चाहूँ तो मैं कहूँगी मैं क्रिकेट खेलती थी, आई प्लेड क्रिकेट। हेल्पिंग वर्ब कहाँ इस्तेमाल होते हैं? सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस के अलावा दीगर तमाम टेंसेस के इजहार के लिए इस्तेमाल होते हैं। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए भी ये मदद देते हैं। उर्दू में जिन जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ते हैं लगता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जुमले होते हैं, मतलब कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस भी उनको कहा जाता है। जैसे कि वो भागता है, मैं लिखता हूँ, हम खेलते हैं। जब हम जनरल फैक्ट्स, हैबिट्स और टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। अंग्रेज़ी में ऐसे जुमलों में थर्ड पर्सन सिंगुलर इस्तेमाल होता है, यानी ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाम हो तो वर्ब की बेस फॉर्म के साथ एस या ईएस का इजाफा किया जाता है। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ वर्ब अपनी बेस फॉर्म में बगैर किसी तब्दीली के इस्तेमाल होता है। अब देखें, जैसे एग्जाम्पल है, वो बाज़ार जाती है, शी गोज़ टू मार्केट, ईएस का इजाफा हमने किया। वो एक ख़त लिखता है, ही राइट्स अ लेटर, ये रोशनाई फैलाती है, इट स्प्रेड्स इंक। वो एक ख़त लिखता है, ही राइट्स अ लेटर। असलम फुटबॉल खेलता है, असलम प्लेस फुटबॉल। मैं एक ख़त लिखता हूँ, आई राइट अ लेटर। इसमें आपने सेंटेंसेस में देखा है कि इन सेंटेंसेस में एस और ईएस का इजाफा वर्ब के साथ किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट में की यही पहचान है। ऐसे इंटेरोगेटिव के जुमले जिनमें वक्त का तयन किया गया हो, इन जुमलों में थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या ईएस लगता है, बाकी सब के साथ बेस फॉर्म में लगता है। जैसे ट्रेन लीव्स इन द इवनिंग, ट्रेन शाम में जा रही है। मोस्टली द फ्लाइट्स लीव इन द नाइट, ज़्यादातर फ्लाइट्स रात में जाती हैं। तो इसमें आपने देखा कि हर वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा किया गया है। आपने ये याद रखना है कि अगर सब्जेक्ट ही, शी और इट है तो उसके साथ एस आएगा। अगर आई, वी, यू और दे है तो वो सिंपल आएगा, उसके साथ वर्ब के साथ ना एस लगेगा ना ईएस लगेगा। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। ज़माना हाल में अभी तक जारी रहने वाला काम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। जो काम जारी होता है, जो काम हो रहा होता है, जैसे कि बारिश हो रही है, वो मैच खेल रहे हैं, हाँ हम टीवी देख रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ, तो ये मैं कर रही हूँ, ठीक है। बारिश हो रही है, कंटिन्यूसली हो रही है, तो जो काम कंटिन्यूसली जारी रहता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में शुमार होता है। उन जुमलों का अख्तिताम रही है, रहे हैं जैसे अल्फाज से होता है। इस टेंस में सब्जेक्ट अगर आई हो तो आई के साथ एम लगता है, और अगर यू, वी, दे या किसी का प्लूरल और हो नाउन तो आर लगता है, जैसे वी आर, यू आर या दे आर। और अगर ही, शी, इट या कोई और सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ इस लगता है, सब्जेक्ट के बाद लगाया जाता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे ING लगता है। मसलन अगर आई है आपके साथ, जैसे मैं काम कर रहा हूँ तो आई एम डूइंग वर्क। यू है, अगर यू तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग। हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग। वो खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग, ठीक है। और अगर ही, शी, इट है तो वो काम कर रहा है, ही इज़ डूइंग वर्क। वो खाना बना रही है, शी इज़ कुकिंग, ठीक है। बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग।
अब आपने ये बात देखी होगी कि जितने भी जुमले मैंने बोले हैं इनमें वर्ब के साथ मैंने ing का इजाफा किया है। यही ing प्रेजेंट कंटिन्यूस की मेन पहचान है। आपने हर वर्ब के साथ ing लगाना है। जैसे प्रेजेंट टेंस, सिंपल टेंस में s लगा था और yes लगा था, इसमें ing लगेगा। इसकी एग्जाम्पल्स देखें। मैं एक गाना गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। तुम टीवी देख रहे हो, यू आर वॉचिंग टीवी। वो एक किताब पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग अ बुक। वो खाना तैयार कर रही है, शी इज प्रिपेयरिंग मील। इसमें जो हाईलाइट हुए हुए हैं, डार्क ब्लैक से बोल्ड हुए हुए हैं, उनको देखें। हेल्पिंग वर्ब भी और साथ वर्ब के साथ जो ing लगा है वो भी। तो इस तरीके से हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो सेंटेंस है वो बनेगा। सादिक एयरपोर्ट जा रहा है, सादिक इज गोइंग टू एयरपोर्ट। अब बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग नाउ। वो घास काट रहे हैं, दे आर कटिंग ग्रास। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कैसे बनाए जाते हैं, इनका एक बार रिव्यू आप दोबारा पढ़ लें। प्रेजेंट कंटिन्यूस में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना नहायत आसान है। सेंटेंस के इज एम आर वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान सिर्फ नॉट आपने लगाना है। NOT नॉट का इजाफा करने से इस टेंस में नेगेटिव जुमले यानी मनफी जुमले का तासुर आ जाता है। अब पहले दिखाई मिसालों को नेगेटिव सेंटेंस इस तरह बनेंगे। मैं एक करीबी गांव में नहीं रह रहा हूँ, आई एम नॉट residing in a nearby town। हम खाना नहीं खा रहे हैं, we are not eating meal। और इसी को अगर आपने इंटरोगेटिव बनाना हो तो यही वर्ब इज एम आर को अपनी जगह से हटाकर सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे और आखिर में सवालिया निशान लगाएंगे, तो ये इंटरोगेटिव जुमले बन जाएंगे। तो इनकी मिसालें आप देखें वो कुछ इस तरह होंगी। क्या मैं एक करीबी गांव में रह रहा हूँ, एम आई रिजाइडिंग इन अ नियर बाय टाउन। क्या हम खाना खा रहे हैं, आर वी ईटिंग मील। क्या वो अपने बच्चों को कहानी सुना रही है, इज शी टेलिंग स्टोरी टू हर चिल्ड्रन। क्या हवा शुमाल से जुनूब की जानिब चल रही है, इज द विंड ब्लोइंग नॉर्थ टू साउथ। अब ये देखें वर्कशीट है, चूज द करेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्ब। अब प्रेजेंट सिंपल में मैंने सिंपल प्रेजेंट में मैंने आपको बताया था एस और यस लगता है, तो ये फर्स्ट वाला है आई डैश इन अ बैंक। 3 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सी करेक्ट होगी, वर्क, वर्क्स या वर्क्स। आई है पहला वर्ड देखें तो ऑब्वियसली इसके साथ सेकंड ऑप्शन लगेगी, आई वर्क्स इन अ बैंक। अच्छा अब लास्ट वाला देखें, इट डैश ऑलमोस्ट एवरी नेक्स्ट डे इन भूरबन। अब क्या है, रेन या रेन्स, तो ऑब्वियसली रेन्स हैं। इनकी ये बाकी एक्सरसाइज है, ये आप खुद करें, इसी में से देख के करें ताकि आपको समझ आ जाए। और आप अपना प्रेजेंट कंटिन्यूस की भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। दे डैश टू सम म्यूजिक ऑन द रेडियो। अब इसमें क्या आएगा, they are listening to some music, they listening to some music या they listen। obviously they है तो उसके साथ आर हेल्पिंग वर्ब आएगा और फिर listening इसलिए आएगा कि वर्ब के साथ ing लगेगा, तो ये बनेगा they are listening। अच्छा जी, जो दूसरी अब हमारे एक्टिविटीज़ आ रही हैं वो है रीडिंग से रिलेटेड, गेस द मीनिंग ऑफ वर्ड्स। अब इसमें हमें ये बताया गया है कि मैनी लर्नर्स ऑफ इंग्लिश गेट वरीड और कंफ्यूज्ड व्हेन दे कम अक्रॉस अ डिफिकल्ट वर्ड। दे वांट देयर टीचर टू ट्रांसलेट और एक्सप्लेन एवरी वर्ड दे डू नॉट नो और दे लुक अप फॉर मीनिंग ऑफ एवरी अननोन वर्ड इन अ डिक्शनरी। बहुत से अल्फाज डिक्शनरी में ऐसे होते हैं जिनका लफ्ज़
हमें नहीं पता होता, और उसी वर्ड को हम चाहते हैं कि हमारा टीचर बार बार एक्सप्लेन करे, या फिर हम उस वर्ड का मतलब जानने के लिए डिक्शनरी में जाते हैं। और जब कोई ऐसा वर्ड किसी पैराग्राफ में आ जाता है एग्ज़ाम्स में, या किसी क्वेश्चन में आ जाता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम वो क्वेश्चन या वो पैराग्राफ को गलत कर आते हैं, रॉन्ग लिख देते हैं, या फिर हम उसको चॉइस पे छोड़ देते हैं। तो इसमें आपको ये बताया जाएगा कि आप वर्ड्स के मीनिंग मुश्किल कैसे गेस कर सकते हैं। तो इसकी कुछ एक्टिविटीज़ है, आइए वो एक्टिविटीज़ देखते हैं। अगर आपने किसी डिफ़िकल्ट वर्ड का मीनिंग जानना है तो सबसे पहले आप अपने आप से 2 सवालात पूछें। पहला ये कि क्या मुझे इस लफ्ज़ के मायने जानने की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत नहीं है तो आप अपनी रीडिंग कंटिन्यू रह सकते हैं और लफ्ज़ को नज़रअंदाज कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको ये यकीनी बनाना होगा कि आपके पढ़ने का कोई वाज़ेह मकसद है। दूसरा सवाल जो आपको पूछने की ज़रूरत है वो ये है कि क्या अप्रॉक्सीमेट आइडिया जो होता है, तखमीनी मायने काफ़ी है। अगर नहीं तो फिर आप डिक्शनरी में लफ्ज़ तलाश करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसका एक और तरीक़ाकार भी है, वो ये है कि जब आपको किसी मुश्किल वर्ड का आइडिया करना हो, उसके मायने का, उसके मीनिंग का, तो आप पहले तो फ़ौरी सैको सबाक के जुमले में दूसरे अल्फाज पे गौर करें। यानी कि जो वर्ड है जिसका मीनिंग आपको देखना है, उसके जो आगे और पीछे वर्ड्स हैं जो आप पढ़ते आ रहे हैं, उनको पहले दोबारा देखें और उस लाइन को सोचें कि वो क्या बताने की आपको कोशिश कर रहा है। दूसरा, वसी तनाजुर पैराग्राफ में दीगर जुमले भी ढूंढें। मतलब दूसरे सेंटेंस को पैराग्राफ में देखें, उन सेंटेंसेस को पढ़ें, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका जो वर्ड है डिफ़िकल्ट, वो उसमें आपको क्या बताना चाह रहा है, उस वर्ड का मीनिंग क्या है। अब मिसाल के तौर पे आपके पास एक लफ्ज़ है डिसएडवांटेजेस। आपको हो सकता है इसका मतलब मालूम हो, लेकिन एक एग्जाम्पल है। अब इसमें आपके सामने 3 सेंटेंसेस हैं। पहला है द डील विल नॉट बी डिसएडवांटेजियस टू योर कंपनी। सेकंड है द सेकंड वर्ड वाज स्टार्टेड इन द मोस्ट डिसएडवांटेजियस पॉसिबल वे फॉर द वेस्टर्न पावर्स। और थर्ड है द रिजल्ट वाज आल्सो डिसएडवांटेजियस फॉर हिम पर्सनली। अब इसमें आप समझें आपको डिसएडवांटेजियस का मतलब नहीं पता, तो अब आपने सेंटेंस देख के आपने मतलब गैस करना है। अब देखें द डील विल नॉट बी डिसएडवांटेजियस टू योर कंपनी। आप इसके मीनिंग को इस तरह गैस कर सकते हैं कि एडवांटेज का मतलब होता है फ़ायदा और डिस का मतलब होता है लेस। तो सेंटेंसेस को 3 बार रिपीट कर करके पढ़ें, तो डिसएडवांटेजियस का मतलब भी आपको आस्ते आस्ते समझ आ जाना चाहिए, जो आपके लिए हो सकता है बने बैड, बुरा। डिसएडवांटेजियस नुकसानदा या बुरा, तो आप उसका मीनिंग में बैड लिख सकते हैं। इस तरीके से करके आपको जो मुश्किल वर्ड्स दिए जाते हैं आप उनके मीनिंग गैस करें। आगे पीछे इनके जो वर्ड्स हैं डिसएडवांटेजियस के जैसे आगे पीछे वर्ड्स हैं, आप उन वर्ड्स की मदद से जो मेन वर्ड है उसका मीनिंग जानने की कोशिश करें। एक्सरसाइज नंबर 19 में आपको कॉलम 1 और कॉलम 2 में वर्ड्स और मीनिंग दिए हैं। ये वही वर्ड्स और मीनिंग्स हैं, बस इनका उर्दू में मतलब सामने लिखा है। जैसे है स्पोक्समैन, अ पर्सन हु स्पीक्स फॉर अदर ऑफिशियली, मतलब तर्जुमान। ठीक है, ये आप सारे वर्ड्स देख लें, बुक में भी हैं, इधर भी उर्दू वर्ड मीनिंग के साथ हैं, ताकि आपके लिए आसानी हो। दूसरी एक्सरसाइज देखें, राइटिंग कनेक्टेड सेंटेंसेस। सेंटेंसेस इन इंग्लिश आर सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स और compound complex. This section explain and give you practice in understanding 3 kinds of sentence and these are. अब हमने समझना है राइटिंग कनेक्टेड सेंटेंसेस, उन अल्फाज के बारे में जो जुमले को एक दूसरे से जोड़ते हैं।
इनकी 3 एग्जाम हैं, द सिंपल सेंटेंस, द कंपाउंड सेंटेंस एंड द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस को देखते हैं। अ सिंपल सेंटेंस हैज़ अ सिंगल सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन। एक सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है काम करने वाला और प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन होता है, यानी जो काम किया गया होता है। मिसाल के तौर पे अब देखें, सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट है चिल्ड्रन, वर्ब है प्ले, सब्जेक्ट है गेम, वर्ब है एंडेड। अ सिंपल सेंटेंस में हैव मोर देन वन सब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस एक सादा जुमला एक से ज़्यादा सब्जेक्ट पर भी मुश्तमिल हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं, 2 सब्जेक्ट विंड एंड हीट, वर्ब है ड्राइड द क्लॉथ। ठीक है, द सिंपल सेंटेंस कैन ऑल्सो हैव मोर देन वन वर्ब। सिंपल सेंटेंस एक से ज़्यादा वर्ब पे भी मुश्तमिल हो सकता है। जैसे सब्जेक्ट है द चिल्ड्रन, तो 2 वर्ब्स होंगे स्माइल्ड एंड वेव्ड एट अस, कि वो हंस रहे हैं, उन्होंने स्माइल की और हमें वेव किया, ये 2 काम किए उन्होंने। अब हम इधर आपको कंपाउंड सेंटेंस के बारे में बताते हैं। कंपाउंड सेंटेंस को मरकब जुमला कहा जाता है। मरकब जुमला एक जुमला होता है, यानी कंपाउंड सेंटेंस एक जुमला होता है जिसमें कम से कम 2 आज़ाद शिकें होती हैं जो एक दूसरे से या तो सेमी कॉलन या कॉमे के साथ जुड़ी होती हैं, जिसके बाद कोऑर्डिनेटिंग कनेक्शन होता है। कोऑर्डिनेटिंग कनेक्शन मीन्स जो आपके पास प्रॉपर जॉइनिंग कोऑर्डिनेटिंग कनेक्शन के मतलब आपको उसके बाद जॉइनिंग सेंटेंस आपका बन जाता है। अब ये कुछ एग्जांपल्स देखें। द रेन इंक्रीज्ड, कॉमा लगा हुआ है, कॉमे का साइन, सो द ऑफिशियल्स कैंसल्ड द गेम। अब इसमें जॉइनिंग यानी कंपाउंड सेंटेंस क्या है, कॉमे के बाद सो मतलब बारिश बढ़ गई थी तो ऑफिशियल्स ने गेम कैंसिल कर दिया। अब ये जो सो लगा है मतलब तो इसने हमारे दोनों सेंटेंसेस को, पहला था द रेंज इंक्रीज, दूसरा था द ऑफिशियल कैंसल द गेम, इनको ज्वाइन करने में हमारी हेल्प की। नेक्स्ट वाला देखें, मदर वांटेड टू गो शॉपिंग, कॉमा बट फादर रिफ्यूज टू टेक हर। माँ ने शॉपिंग पे जाना है, कॉमा लेकिन बट आया, लेकिन जो सेंटेंस को ज्वाइन किया जो है वो फादर ने इनकार कर दिया ले जाने से। तो इनको मज़ीद आप इस तरह समझ सकते हैं कि आपके सामने स्क्रीन पर जो रेड कलर में लिखा है वो है ज्वाइनिंग वर्ड्स, उसके आगे ग्रीन में उनके फंक्शंस है और उसके आगे ब्लू में उनकी एग्जांपल्स हैं। तो फर्स्ट वर्ड देखें, ज्वाइनिंग में वर्ड्स में जो लिखा है वो है एंड। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका काम क्या होता है, जॉइंस 2 सिमिलर आइडियाज़ टुगेदर। एक जैसी बातों को ज्वाइन करना, एक जैसी बातों को इकट्ठा करने के लिए हम हमेशा एंड का इस्तेमाल करते हैं। अब एग्जांपल देखें, ही लिव्स इन लाहौर एंड ही स्टडीज़ एट लम्स। वो लाहौर में रहता है और वो लम्स में स्टडी कर रहा है। दूसरा वाला देखें है बट कब हम इसमें यूज़ होता है, जब हमें टू जॉइंस 2 कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया, जब हमें 2 अलग अलग मतलब 2 मुतज़ाद ख़यालात को ज्वाइन करना होता है। एक एग्जांपल देखें, जॉन इज़ कैनेडियन बट सैली इज़ ब्रिटिश। जॉन जो है वो कैनेडियन है लेकिन सैली जो है वो ब्रिटिश है। ठीक है, अब ये 2 जो हैं वो अलग अलग हमारे सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हमने बट का इस्तेमाल किया। थर्ड वन इज़ और। अब जॉइन 2 अल्टरनेटिव आइडियाज़। जॉइन 2 अल्टरनेटिव आइडियाज़ मतलब जो हमने वो वाले आइडियाज़ को उन आइडियाज़ को इकट्ठा करने के लिए हम और इस्तेमाल करते हैं जो एक जैसे होते हैं, जो उसका मुतबादिल होते हैं, एक सेंटेंस का रिप्लेस होते हैं। ठीक है, जैसे कि आई कुड कुक सम डिनर, और वी कुड ऑर्डर आ पिज़्ज़ा। मैं खाना बनाऊं या हम खाना पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दें, मतलब डिनर करना ही है, लेकिन अगर या तो बनाना है या ऑर्डर करना है। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम और यूज़ करते हैं। फोर्थ वन इज़ शो दैट द सेकंड आइडिया इज़ द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट। सो मतलब तो उसमें यही बताया जाता है जो सेकंड आइडिया है हमारा, सेकंड वाले जो हमारी बात है वो हमारे पहले वाली बात का ही नतीजा है।
एग्जाम्पल देखें, शी वॉज सिक, वो बीमार है, सो शी वेंट टू द डॉक्टर, इसलिए वो डॉक्टर के पास गई। इनको मज़ीद उर्दू में समझने के लिए आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप इसको यहाँ से रीड कर लें और इसको आप याद भी कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज नंबर 26 दी हुई उन्होंने हमें, तो उसमें हमें उन्होंने सेंटेंसेस दिए हुए हैं। इसमें हमें एंड, बट और सो का इस्तेमाल करना है। यूज़ द कॉमा एंड अप्रोप्रिएट जॉइनिंग वर्ड फ्रॉम द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। तो फर्स्ट वन देखें, आई एम स्टडिंग कंप्यूटर साइंस, माई सिस्टर इज़ डूइंग हर MBA। मैं स्टडी कर रही हूँ कंप्यूटर साइंस। अब यहाँ पे अगर हम एंड लगाएंगे तो वो जो एंड यूज़ होता है जॉइनिंग दो जैसे एक सेम जैसे आइडिया को यूज़ करने के लिए, ये इसका उलट है। तो हम क्या लगाएंगे, बट। मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ रही हूँ, बट माई सिस्टर इज़ डूइंग हर MBA। सेकेंड वन देखें, द चिल्ड्रन स्टार्टेड हिटिंग ईच अदर, आई मेड देम गो आउटसाइड एंड प्ले। अब इसमें आप देखें कि जो दूसरी वाली बात है, आई मेड देम गो आउटसाइड एंड प्ले, ठीक है, तो इसमें आप देखें ये पहली वाली बात का ही रिजल्ट है, तो इसमें हम लगाएंगे सो। द चिल्ड्रन स्टार्टेड हिटिंग ईच अदर, सो आई मेड देम गो आउटसाइड एंड प्ले, ठीक है। थर्ड वन देखें, द चिकन कोरमा डिश वॉज फुल ऑफ स्पाइसेस, शी पिक्ड अप मोर सॉल्ट टू ऐड टू द डिश, ठीक है। अब ये दोनों सेंटेंसेस अब ये मुतजाद नहीं है, हम बट नहीं लगा सकते, लेकिन उसने और मसाले डाल दिए अपने खाने में, हम ऐसा नहीं कहेंगे। और भी हम नहीं लगा सकते क्योंकि अल्टरनेटिव नहीं है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, एंड का, क्योंकि ये दोनों सिमिलर बातें ही हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए हमारे पास है थर्ड वन, द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू सेंटेंस, अ सिंपल सेंटेंस विच इज कंप्लीट सेंटेंस एंड अनदर सेंटेंस दैट begins with a dependent word. We can say that the complex sentence has two parts, an independent clause or sentence and a dependent क्लॉज और सेंटेंस। इसको मैं मज़ीद आपको अगर उर्दू में एक्सप्लेन करूं तो कहेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पेचीदा जुमले कहा जाता है। इसमें यही बताया है कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो कम से कम एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट शिक रखता है। डिपेंडेंट शिक कभी कभी मातहत शिक भी कहा जाता है। एक आज़ाद शिक एक जुमला है जो मायने रखता है, जबकि एक डिपेंडेंट शिक जो है वो अपने तौर पर कोई जुमला नहीं बनाएगी। जब ये दो किस्म की शिकें किसी जुमले में ज़ाहिर होती हैं तो हम एक कॉम्प्लेक्स जुमला बनाते हैं। अब आप इस एग्जाम्पल देखें, आई लाइक टू ईट द कैंडी बिफोर आई वॉच अ मूवी। आप फर्स्ट वो देखें, बिफोर से पहले वाला सेंटेंस, आई लाइक टू ईट द कैंडी, मुझे कैंडी खानी पसंद है, इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड इट वुड बी मेक अ कंप्लीट सेंटेंस ऑन इट्स ओन। ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक आज़ाद जुमला है जो अपना मायने अपने आप में रखता है कि कैंडी खानी पसंद है। दूसरा जुमला है बिफोर आई वॉच अ मूवी, मूवी देखने से पहले, इज़ अ डिपेंडेंट क्लॉज, ये एक मातहत जुमला है एंड इट डजंट मेक अ कंप्लीट सेंटेंस ऑन इट्स ओन, और ये अपने आप में कोई मायने नहीं रखता। अब ये वो वर्ड्स हैं जो हम डिपेंडेंट वर्ड्स के तौर पे यूज़ करते हैं। इसके एक एग्जांपल देखें, बिकॉज आई फॉरगेट टू द डेट आई मिस द फाइनल एग्ज़ाम, चूँकि मैं तारीख भूल गया था इसलिए मेरा एग्ज़ाम मिस हो गया। तो ये एक दूसरे जुमले को ज्वाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। या आप इन वर्ड्स को उर्दू में भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ताकि आपको सेंटेंस बनाने में आसानी हो।
अब सेक्शन ई है लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग डायरेक्शंस, मतलब कि रास्ता बताना। अगर हमने किसी को इंग्लिश में रास्ता बताना है या फिर वो हमें इंग्लिश में रास्ता बता रहा है तो हमें उसे कैसे समझना है, इस सेक्शन में यही बताया गया है। व्हेन वी आर विजिटिंग अ डिफरेंट सिटी वी नॉर्मली फेस प्रॉब्लम्स फाइंडिंग प्लेसेस वेयर वी वांट टू गो, सो व्हाट डू वी डू? वी यूजुअली आस्क पीपल हु लिव एंड नो दैट सिटी टू हेल्प अस फाइंड प्लेसेस वी वांट टू विजिट। जब हम किसी डिफरेंट शहर में जाते हैं तो हमें बहुत सी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती हैं क्योंकि हमें वहाँ पे जगह का अंदाज़ा नहीं होता। इसलिए हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे रहने वाले मकामी लोगों से पूछते हैं मदद के तौर पे कि वो जगह कहाँ है जहाँ पे हमने जाना है। ठीक है। इफ़ वी आर इन अ फॉरेन कंट्री, अगर हम बाहर के मुल्क में हैं, एंड वी हैव प्रॉब्लम्स रीचिंग समवेयर, वी नीड टू आस्क अ लोकल पर्सन टू टेल अस हाउ टू get to a certain place. It is in this situation that we face problems understanding or following directions given to us in English language by an English speaking person or a native English speaker. अब उसमें हमें यही कह रहा है कि जब हम किसी बाहर के मुल्क में जाएं तो हमें जो है वहाँ के मकामी लोगों से पूछेंगे कि जहाँ हम जो जगह पे हमने जाना है, जो प्लेस हमने विज़िट करना है वो कहाँ है, तो वो हमें इंग्लिश लैंग्वेज में ही बताएंगे। तो हमें भी उनको इंग्लिश में ही उनसे पूछना होगा। तो इस सेक्शन में जो है हमें ये बताया गया है to help you to understand direction giving in English language. There are many different ways of asking for direction and these are, बहुत से different ways होते हैं रास्ता पूछने के लिए, डायरेक्शन पूछने के लिए, जिनमें से जो हैं can you tell me the way to, can you please tell me how to get to, I wonder if you could help me, I am looking for। इसमें आप देखें can you tell me the way to, क्या आप मुझे रास्ता बता सकते हैं? कैन यू प्लीज़ टेल मी हाउ टू गेट टू, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कैसे जाना है? आई वंडर इफ़ यू कुड हेल्प मी, आई एम लुकिंग फॉर, मुझे बहुत हैरत है या मुझे हैरानगी है क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, मैं ढूंढ रहा हूँ। अच्छा जी, ये तो था आस्किंग डायरेक्शन, रास्ता पूछने का तरीका। अब है वाइल गिविंग डायरेक्शन, अगर आप किसी को रास्ता बता रहे हैं इंग्लिश में तो आप कौन से एक्सप्रेशंस यूज़ करेंगे? Go up, down, go across the street, turn right, left, go along the street. It will take you about 10 minutes to get there. It's only a 2-minute walk. तो जी ये बहुत ही सिंपल से लिखी है गिविंग डायरेक्शंस में, ये तो आपको समझ आ ही गए होंगे। तो इस तरीके से आप किसी से रास्ता पूछ सकते हैं और किसी को रास्ता बता भी सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट देखें, एक्सरसाइज नंबर 29 है कि इसमें एक आपको पैरा दिया है, तो उस पैरे में आपको कहा गया है कि एज यू लिसन ट्रेस द रूट विद द पेंसिल एंड सी इफ़ यू कैन फॉलो द अंडरस्टैंड। अभी आपको समझाने के लिए दिया है, आप इसको ट्राई करें। चलें इसे देख ही लेते हैं। ये फर्स्ट देखें, सऊद Mustafa, yaar, I have to go to the Aga superstore at Clifton. I really don't know how to reach there. Can you please help me find the place? अब ये उसने ask किया, जो underline हुआ है, can you please help me find the place? ठीक है, रास्ता पूछा। अब मुस्तफ़ा, well of course, let me see, मैं देखता हूँ। ठीक है, ये डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन अभी आगे आएगी। ओके, at that moment We are at the Sin Rest House. ओके, अब ये देखें उसे रास्ता वो समझा रहा है। फर्स्ट टर्न राइट टूवर्ड्स कहकशान, गो डाउन टूवर्ड्स ब्लॉक 7, कीप मूविंग until you reach a T junction of Uzma Arcade. Take the first right, turn again, move a bit straight and just behind Uzma Arcade is the Aga Superstore. Did you understand? Saud, well I guess so. Let me see if I can find it without much problem. अभी जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है मुस्तफ़ा वाला, इसमें आप देखें कि इसमें उसने मुसलसल डायरेक्शंस बताई हैं और किस तरीके से बताई हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये आपको समझ आई गई होंगी। इसको दोबारा रीड करें और ताकि आपको 2-3 दफ़ा रीड करें ताकि आपको समझ आ जाए।